चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है और आप जो है हो सकता है जिस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है जिस समय के अनुसार उस समय के अनुसार नहीं देख रहे हों, कोई सुबह में देख रहे होंगे, कोई शाम में देख रहे होंगे, तो सबको उनके अनुसार से अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त देख रहे हैं अपना समझ के ले लेंगे। आज की क्लास में हम लोग नन फाइनाइट्स देखने वाले हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी उस पूरे क्लास में हम लोग नन फाइनाइट्स की चर्चा करेंगे। यह बताने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो नन फाइनाइट का जो हमारा चैप्टर है वह इंग्लिश के अंतर्गत आता है, यानी कि हम इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें जो है नन फाइनाइट्स वर्ब के अंतर्गत आता है। वर्ब जो है अलग अलग हिस्सों में बंटता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, ऑक्सिलरी, मेन, डायनेमिक, एस्टेटिव, इस तरीके से ढेर सारे वर्ब के फॉर्म होते हैं। लिंक वर्ब, उसको कॉपुला भी बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब भी होते हैं। बट आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करने वाले हैं नन फाइनाइट्स वर्ब की। साथ में हम ये भी देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि फाइनाइट और नन फाइनाइट दोनों को देखेंगे साथ में, तभी पता चल पाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट्स वर्ब में आप जो टेंस पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब तो नन फाइनाइट्स में आ जाएगा। तो मुख्य रूप से टेंस जो पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो पढ़ते हैं, वो सब जो है आपके फाइनाइट्स के ही पार्ट होते हैं, यानी कि सेंटेंस में जो आपका बदले नहीं, ठीक है, सॉरी, सेंटेंस में जो आपके वर्ब बदल जाएं वही फाइनाइट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार से, सब्जेक्ट के पर्सन से के अनुसार से जिसमें बदलाव आ जाए वो वर्ब के फॉर्म नन फाइनाइट होते हैं। जैसे कि अगर आप बोलेंगे आई एम स्मार्ट, तो यहां पर देखिए आपका एक मेन वर्ब, और ध्यान रखेंगे ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी मतलब क्या, कई बच्चे जो है क्लास में क्या होता है उनसे पूछ दो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ सिंगर, आई एम दिस दैट, जो भी उसमें एम क्या है तो वो बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी मतलब क्या, जो मदद करे, हेल्प करे, हेल्पिंग। तो ऑक्सिलरी आप किसको बोलेंगे, जब कोई मेन होगा तब ना कोई ऑक्सिलरी होगा। तो यहां पर तो कोई मेन है ही नहीं। अगर हम इसमें बोले कि आई एम सिंगिंग, तो यहां हमारे पास एक मेन वर्ब है सिंग, जिसके कंटिन्यूअस बनाने में ये एम हमारी मदद कर रहा है। तो यहां पर एम का काम क्या है कि सिंग को सिंगिंग में बदलने में मदद करना, यानी यह हेल्प करने का काम कर रहा है। तो यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर एम किसी की कोई मदद नहीं कर रहा है, यहां जो है वो एम ही है, जो है वो सबके सब क्या है, एम ही है, एम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो एम ही हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब होगा। तो यहां पर आपका एम प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो ये देखिए आई था तो आपने एम का यूज किया, जब आप यू बोलेंगे तो ये फिर आर हो जाएगा कि यू आर अ स्मार्ट। अगर हम ही बोल दें तो ही के साथ क्या करेंगे, हम ही का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ही के साथ इज लगा देंगे। अब ही आर तो कोई नहीं बोलेगा, ही एम भी नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम जो है ऐसा चीज पढ़ा रहा हूं जो कि आज तक यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया, तो इस चक्कर में क्या बोलते हैं कि देखो आज से ही के साथ एम लगा देना। ऐसा नहीं होने वाला है, ही के साथ इजी लगेगा। तो ये देखिए वर्ब के फॉर्म बदल रहे हैं। अगर हम इन्हें पास्ट में लेके जाएंगे तो ही के साथ देखिए वाज लगने लगेगा, यू के साथ वर लगने लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा। अगर हम कोई दूसरे वर्ब लें, लेक्सिकल वर्ब जो वर्ड वाले वर्ब होते हैं, तो अगर हम बोलेंगे ही गोज, जो भी आगे हो, मार्केट भेज दीजिए, ऑफिस भेज दीजिए, जहां मन है स्कूल भेज दीजिए, आपकी मर्जी। तो ही के साथ क्या लगाए आप, गोज, देखिए ईएस लग गया। अगर ये आई रहता तो ये क्या होता, गो ही होता। आई गो टू मार्केट, आई के साथ आप गो नहीं, गोज नहीं लगाएंगे, गो ही लगाएंगे। अगर हम इसे पास्ट में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट हो जाएगा। अगर हम इसे परफेक्ट में ले जाएं तो आई हैव गॉन हो जाएगा ना, आई हैव गॉन। तो देखिए यहां पर फिर गो वेंट अब जो है V3 में बदलेगा। तो ये जो वर्ब के फॉर्म है आपके, वो यहां पर क्या है, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। ये बंधे हुए हैं अपने सब्जेक्ट के, इनके जो सब्जेक्ट हैं इस सब्जेक्ट के पर्सन से बंधे हुए हैं, इस सब्जेक्ट के नंबर से बंधे हुए हैं, और इस सब्जेक्ट के टेंस से बंधे हुए हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो ये सबसे बंधा होता है। यानी आपने जो टेंस पढ़ रखा है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रखे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं वो सब के सब किस वर्ब के एग्जाम्पल हैं, तो सब के सब जो है आपके फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं।
आज जो हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे, वह होगा हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब। तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वह क्या होता है और किस तरीके से उसका यूज करते हैं। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब के ठीक उल्टा, चूंकि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित, तो फाइनाइट वर्ब्स सीमित तक थे, टेंस से बंधे हुए थे, नंबर से बंधे हुए थे। नॉन फाइनाइट्स मतलब असीमित, तो ये आपको बंधे हुए नहीं मिलेंगे। ये क्या होगा कि सब में यूज होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार से यूज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, तो आई के साथ आप वांट लगाए और इस वांट के साथ आपने टू गो का यूज किया। अब अगर आप आई को सी में बदलिएगा तो फिर ये वांट जो कि आई के साथ वांट था, अब सी के साथ क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। लेकिन आगे जो वर्ब है आपका वो अभी भी टू गो ही रहेगा। अगर हम लोग इसे पास्ट में लेकर जाएं तो सी वांटेड हो जाएगा। लेकिन यहां जो वर्ब है इसमें देखिए चेंजेस नहीं आए, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये टू गो में ही रहा। अगर हम दूसरे वर्ब का एग्जाम्पल ले लें, एंजॉय का, तो एंजॉय अपने साथ 2+V1 नहीं लेता है, एंजॉय के साथ V4 का यूज करते हैं। तो यदि हम बोलेंगे कि आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस, तो अब देखिए अगर हम आई को ही में बदल दें तो आप ही के साथ इंजॉय तो नहीं लिखेंगे, ही के साथ इंजॉयज हो जाएगा, बट अभी भी यह आपका प्लेइंग ही रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि प्लेइंग को प्लेइंग्स में बदल देंगे, नहीं, यह आपका अभी भी प्लेइंग ही होगा। अगर आप इसको फ्यूचर में ले चलें कि तुम चलो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा खेलने में, तो यू विल इंजॉय, अब देखिए इसके बाद भी क्या होगा, यह प्लेइंग टेनिस ही रहेगा, यानी प्लेइंग में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो आपके वर्ब के फॉर्म होते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के अनुसार से बदलते नहीं हैं, इनका टेंस चेंज होने पे बदलाव नहीं आता है इसमें, यही वर्ब के फॉर्म आपके नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट्स में आपके यही दो वर्ब फॉर्म मुख्य रूप से यूज होते हैं, 2+V1 और V4। हालांकि अगर आप नॉन फाइनाइट्स को बांटेंगे तो यह 3 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, मिटा के अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि यहां पर आपको समझ में आ जाए। तो ये जो है 3 हिस्सों में आपका बट जाएगा। एक हिस्सा हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, दूसरे का नाम जीरंड होता है और तीसरा पार्टिसिपल होता है। तो देखिए इन्फिनिटिव, जीरंड, और तीसरा जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। अब इसमें जो 2+V1 फॉर्म हमने देखा था वह 2+V1 फॉर्म यूज होता है इन्फिनिटिव के लिए, जीरंड के लिए V4 और पार्टिसिपल के लिए भी V4। यानी V4 जो है हमारा वह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा जीरंड, दूसरा हिस्सा पार्टिसिपल। यानी V4 2 हिस्सों में बंटता है, एक जीरंड, दूसरा पार्टिसिपल। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि कब यह जीरंड होगा, कब यह पार्टिसिपल होगा, जो कि सवाल आना लाजमी भी है कि वो सवाल आएगा ही कि कब V4 जो है जीरंड होगा, कब पार्टिसिपल होगा। तो कहीं भी इस दोनों के बीच में बिल्कुल स्पष्ट अगर आप सोचेंगे कि कोई क्लियर कट लाइन होगा तो वैसा नहीं है, बट फिर भी बहुत हद तक मदद मिल जाता है। ठीक है, इसी वजह से चूंकि बीच में कहीं लाइन नहीं है कि आप इसको जीरंड कह दीजिए, इसको आप पार्टिसिपल कह दीजिए, तो इस वजह से जो इंग्लिश ग्रामेरियन होते हैं वह जो है बचते हैं जीरंड या पार्टिसिपल लिखने से, जब तक कि ये लिखना जरूरी ना हो जाए। वो सीधा सीधा यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म्स। उनके बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ जीरंड पार्टिसिपल नहीं देखते हैं, उसमें खैर बहुत सारा बदलाव होता है। कई सारे बुक्स होंगे कंजंक्शंस भी नहीं होगा, वहाँ लिंकिंग वर्ड होगा, उसी लिंकिंग वर्ड में आप प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, कंजंक्शन भी पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। तो सब अपना अपना बांट देते हैं, सबका अपना तरीका होता है। बट आप वही देखेंगे कि जब आपका V4 नाउन के तरह यूज हो रहा हो तो उसे हम जीरंड कहते हैं, और जब आपका V4 या तो एडजेक्टिव की तरह या फिर वर्ब की तरह, ये 2 रूप में यूज होते हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर वर्ब, तब वैसी स्थिति में हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। और जो आपके जीरंड की तरह यूज होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, V4 नाउन के रूप में यूज होता है, उसे जीरंड कहते हैं, उल्टा हो गया था। और इन्फिनिटिव जो है ये 2 फॉर्म में होते हैं,
या तो 2 प्लस V1 या फिर एक बेयर इन्फिनेटिव होता है, वहां पर हम 2 नहीं लगाते हैं, सिर्फ V1 का यूज होता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जहां पर कि सिर्फ V1 का यूज करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत पढ़ते क्या है, अगर उसकी चर्चा करें तो उसमें आ जाएगा कि एक V1 होता है, एक 2 प्लस V1 होता है, एक V4 होता है और एक 2 प्लस V1 या फिर सिर्फ V1 या V4। यानी कि वर्ब मुख्य रूप से इन 4 कैटेगरीज में बंटते हैं। कुछ वर्ब होते हैं कुछ जो कि अपने साथ 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, यानी कुछ वर्ब है ऐसे कि अगर उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आ जाए, दो वर्ब को हम जोड़ना चाहें तो वह अपने साथ V1 का यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स नहीं बल्कि ज्यादातर वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ 2 प्लस V1 का यूज होता है। यानी इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं, अगर आप उसके साथ एक दूसरा वर्ब जोड़ना चाहते हैं तो दूसरा वर्ब आपका 2 प्लस V1 होता है। ज्यादातर केस में ऐसा ही है। और कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं, जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने इंजॉय देखा। तो यदि आप इंजॉय के साथ 2 प्लस V1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप यदि फिनिश के साथ लगाएंगे, माइंड के साथ लगाएंगे, मेंशन के साथ लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सजेस्ट के साथ सबसे ज्यादा लोग जो बोलेंगे ही सजेस्टेड मी टू गो देयर, ही सजेस्टेड मी टू गो देयर। अगर आप भी ऐसा बोलते हैं तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि सजेस्ट कभी भी अपने बाद 2 प्लस V1 नहीं लेता है। सजेस्ट के बाद जब भी होता है तो V4 का यूज होता है। ठीक है, तो कुछ वर्ब V4 में आते हैं और थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, 7, 8, 10 वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ कि ये दोनों में से कोई एक फॉर्म यूज होगा, या तो 2 प्लस V1 या फिर V1 और फिर V4 भी, यानी इस दोनों में से कोई एक या V4। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ के स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। स्ट्रक्चर बदलता है तो इस दोनों में से कोई एक यूज होता है, और कुछ के मीनिंग ही बदल जाते हैं। यदि आप 2 प्लस V1 का यूज करेंगे तो वो अलग मीनिंग देगा, अगर आप V4 का यूज करेंगे तो वो अलग मीनिंग देगा। तो मुख्य रूप से हमें इसी को पढ़ना होता है, जो कि अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो ये पढ़ेंगे कि चलो कौन से वर्ब के साथ V1 हो गया, कौन से वर्ब के साथ 2 प्लस V1 हो गया। उससे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, किस स्ट्रक्चर पे ये यूज होगा। ये अगर स्ट्रक्चर हमारे पास पता चल गया हमें कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है जिसमें हम नॉन फाइनाइट्स का यूज करते हैं, तो फिर वर्ब का पता चलते ही हम पता कर लेंगे कि 2 प्लस V1 लगाना है या V4। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि बच्चे याद कर लेते हैं कि फलाना वर्ब है तो चलो 2 प्लस V1 लगेगा, फलाना वर्ब है तो V4 लगेगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए उसके मीनिंग को समझने के लिए अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स पे कि किस स्ट्रक्चर्स पर ये यूज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर्स पर ये यूज होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल है। 2 तरह के ही स्ट्रक्चर होते हैं। एक में क्या होगा कि आपके पास वर्ब के तुरंत बाद यहीं पर 2 प्लस V1 या V4 का यूज हो जाता है। ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद, और उसके बाद जो है यहां पर आप इस वर्ब के लिए, चूंकि ये भी तो वर्ब है तो वर्ब वाला गुण तो इसमें भी होगा, तो ये वर्ब अपने बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले सकता है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट ले सकता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यहां तारीफ नहीं होता है, ध्यान देंगे ये ग्रामर के पॉइंट्स है। तारीफ वाला में यहां पर आई होता है, ये जो है ई वाला है, ये वर्ब को पूरा करने का काम करता है, सेंटेंस को पूरा करता है। तो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो आपको जो है इस पर एक अलग पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, अभी हम लोग बस ये चर्चा करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा। वर्ब के तुरंत बाद ये हिस्सा आपका नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी वर्ब के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आने के बाद जो है आपके पास V4 या 2 प्लस V1 आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। और यहां पर इसका जो है वही ऑब्जेक्ट हो जाए, कॉम्प्लीमेंट हो जाए, शॉर्ट में लिख दे रहे
या फिर एडवर्बियल हो जाए। एडवर्ब और एडवर्बियल में अंतर होता है, ठीक है। इस पर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं, इस पर एक कंप्लीट वीडियोस बना दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये। अब देखिए कि दोनों में अंतर क्या होगा। आप दो चीज को समझिए। एक तो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ये थ्योरी गलत है, ठीक है। कौन सा? कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो बोलिए इसमें काम कौन कर रहा है? तो काम पहले ढूंढना है कि व्हाट इज द वर्क, तो द वर्क इज टू ईट, काम है खाने का, तो काम कर कौन रहा है? तो आई काम कर रहा है, तो आप कह देंगे कि आई सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल सही है, आप कहीं से गलत नहीं है। बट अगर आपने ये लिखा कि अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, तो इसमें बताइए कि खाने का काम कौन कर रहा है? तो अब इसमें आप इस बात से इनकार नहीं जा सकते हैं कि खाने का काम तो ये कर रहा है, मी। क्योंकि आपने अगर ये है कि जो सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, तो फिर काम तो ये कर रहा है खाने का, मी। और मी कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई होता है। मी तो ऑलरेडी पता है कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जो ऑब्जेक्टिव केस में है वो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? बताइए, संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या यहां पर आई लिख दें? तो प्रीपोजिशन बाय है, और बाय के बाद जब भी होगा प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस यहां सही है। तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है? काम करने वाला तो सब्जेक्ट निकला नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा ध्यान देंगे कि आपके जो पूरे वर्ब फ्रेज हैं, ध्यान देना है, पूरा वर्ब फ्रेज, एक मेन वर्ब नहीं, पूरा वर्ब फ्रेज, यानी कि उसके साथ ऑक्सिलरी है तो सब, सारा लिखकर शुरू में आप व्हाट या हु लगा दीजिए, वही आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपके दो हिस्सों में बन सकते हैं, ये या तो डूअर होंगे या तो रिसीवर होंगे। ध्यान देंगे कि ये डूअर भी होते हैं, रिसीवर भी होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट काम करता है तो वह डूअर कहलाता है, यानी यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है यह डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहां पर अगर आप पूछेंगे हु इज इटन, आपको बोले कि जो वर्ब फ्रेज है ऑक्सिलरी वर्ब सहित, नहीं समझेंगे तो आराम से इसको देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे पूरा वॉइस आसानी से बन जाएगा कि कौन सा वॉइस आपका एक्टिव में बनना चाहिए या नहीं, इसको पैसिव में बनाना चाहिए, मीनिंग वाला पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब इसको मेन वर्ब को लेंगे तो आपका आएगा इज ईटन। तो आप सवाल कीजिए हु इज ईटन, कौन खाया जाता है? तो जवाब नहीं आएगा। व्हाट इज ईटन, तो जवाब आया व्हाट इज ईटन, जवाब आ गया अ मैंगो। तो अ मैंगो यहां पर आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इस बार आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इस बार आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं है। नाउ योर सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो क्या है कि वो एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। आम जो खाने का काम है वो किसके ऊपर किया जा रहा है? आम के ऊपर किया जा रहा है। यानी इस बार आपका जो सब्जेक्ट है मैंगो, वह डूअर नहीं है, वह खाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसी को खाया जा रहा है। यानी कि यहां पर जो आ गया यह क्या आ गया? रिसीवर। ध्यान देंगे कि आपके सब्जेक्ट डूअर भी हो सकते हैं और आपके सब्जेक्ट रिसीवर भी हो सकते हैं। अब इससे एक कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि अगर आपके सब्जेक्ट डूअर हैं, अगर आपके सब्जेक्ट डूअर हैं, तो आपका जो वर्ब होगा वह हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा। आपका वर्ब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस में। अब ये ध्यान देंगे, ये तो वॉइस की बात है, बट सब चूंकि यहां पर भी एक्टिव पैसिव आएगा, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे। नहीं तो वॉइस के चैप्टर में हम चर्चा करते उसकी, बट यहां पर भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस कभी भी वॉइस में नहीं होते हैं। स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप नरेशन बोलते हैं, नरेशन पूरे सेंटेंस का होता है। आप बोलेंगे ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या फिर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, लेकिन आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये वॉइस ये सेंटेंस
एक्टिव वॉइस में है या फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ऐसा नहीं होता है। वॉइस का संबंध सिर्फ वर्ब से होता है। एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब आएंगे तो एक वर्ब एक्टिव में हो सकता है, दूसरा वर्ब पैसिव में हो सकता है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सेंटेंस अगर एक्टिव वर्ब से शुरू हो रहा है तो अब उस सेंटेंस में जितने भी वर्ब होंगे सभी एक्टिव होंगे, या कि सेंटेंस में पहला वर्ब पैसिव आ गया तो सब वर्ब अब आगे जितना भी वर्ब लगा दीजिएगा सब पैसिव ही होगा, ऐसा नहीं है। वो बस डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार। वही चीज अभी आपको समझाना चाह रहे हैं और आप समझ भी जाइएगा आसानी से, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए, जब सब्जेक्ट आपका डूअर हो गया तो आपने क्या लगाया, एक्टिव वॉइस, और जब आपका सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए तब आपका जो वर्ब होगा वह पैसिव में होगा। तब आपके वर्ब को आप किस में लगाएंगे, पैसिव में। अब देखिए यहां पर आपने वही काम किया या नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए, हाँ मोबाइल ना गिर जाए। देखिए कि आई ईट अ मैंगो, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वह डूअर भी था कि खाने का काम भी मैं ही कर रहा हूं, तो आपने यहां वर्ब को एक्टिव में रखा। नीचे वाले में अ मैंगो आपका रिसीवर निकल गया कि खाने का काम मैंगो पे हो रहा है, यानी इस ईट वाले काम को ये मैंगो नहीं कर रहा है, ये तो इस पर हो रहा है, तो आपने यहां पैसिव बना दिया। अब ये कॉन्सेप्ट इसको जो है नोट कर लीजिए आप कॉपी में, बहुत दिन काम आएगा, लंबे समय तक, जॉब के बाद भी अगर आप पढ़ने की चाहत रखते हैं, नहीं तो जॉब तक चाहत हो तो तब तक तो जरूर काम आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे और उसको जो है इसमें हम लोग पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे तो उसको दिखाते हैं आपको हम। यहां पर देखिए हमारे पास दो वर्ब है, ठीक है। एक तो ये फाइनाइट वर्ब जिसको हम लोग बोलेंगे, ये लिख लिए होंगे आप, उम्मीद है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो देखिए एक्टिव और पैसिव इस दोनों का होता है। कैसे, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब ये जो फाइनाइट वर्ब हैं ये भी दोनों में हो सकते, एक्टिव में भी हो सकते, पैसिव में भी हो सकते। ये डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट पे। अगर यहां पर इसका भी जो सब्जेक्ट है, यहां इसका सब्जेक्ट कौन है, ये, अगर ये सब्जेक्ट इसका यहां पर डूअर निकला, ध्यान से, ये सब्जेक्ट अगर इसका यहां पर डूअर निकला तो आप एक्टिव का यूज करेंगे, यानी कि आपका ये जो वर्ब होगा ये एक्टिव में होगा। और इस सेंटेंस में यहीं पर अगर ये आपका सब्जेक्ट जो है रिसीवर निकल गया इस वर्ब का, किस वर्ब का, इस वर्ब का, फाइनाइट का ही, तो आप यहां पर पैसिव का यूज करेंगे। अब ये वाला जो वर्ब है ना, नॉन फाइनाइट वाला, जिसको कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं, तो ये जो 2 + V1 है या V4 है, तो ये भी तो वर्ब है, तो एक्शन को बताएगा, एक्शन को बताएगा तो इसका भी तो होना चाहिए कोई सब्जेक्ट, तो इसका भी सब्जेक्ट यही होगा, इसका भी सब्जेक्ट यही वाला होगा, और इस पर भी वही गुण होगा, वही नियम लागू होगा कि यदि हो सकता है, देखिए हो सकता है कि इस वर्ब के लिए ई डूअर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए भी डूअर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट रिसीवर हो सकता है कि इसके लिए डूअर हो, यानी ये जरूरी नहीं है कि एक्टिव में बनेगा तो ये भी एक्टिव रहेगा, और ये पैसिव में बनेगा तो ये भी पैसिव में बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका एक्टिव पैसिव क्या होता है फॉर्म, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तब तक आप धैर्य बनाए रखें, तब तक आप फिलहाल इस दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि यहां पर इसका सब्जेक्ट ये हो गया, यहां पर इसका सब्जेक्ट ये हो गया। अब देखिए यहां पर इसका सब्जेक्ट ये होगा, अब ये वर्ब एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा, वो तो ये फॉर्मूला तय करेगा कि अगर यही सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है तो एक्टिव में बना देना है, लेकिन अगर रिसीवर निकला तो पैसिव में बनाएंगे। अब बात यहां आती है कि इस बार इस वर्ब का, इस V4 या 2 + V1 का ये वाला नहीं होगा सब्जेक्ट। अब दोनों के बीच में दूरी आ गई, हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है, दूरी आ गई, कोई तीसरा आ गया, वहीं से अपना सेटिंग शुरू हो जाता है। अब यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, अब इसका सेटिंग कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से।
अब ये जो है इस पर डिपेंडेंट नहीं रहा, यानी अब ये सब्जेक्ट सिर्फ बगल वाले ही जो वर्ब हैं इसके फाइनाइट वर्ब इसी का सब्जेक्ट बनकर रह जाएगा। ये हाथ से निकल गया, अब ये इसके हाथ में नहीं रहा, ये किसी और के हाथ में चला गया। अब इसका कनेक्शन किससे? इससे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है अब दोहरा मजा लेगा। इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसके लिए ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे आप, मी ही लिखेंगे। लेकिन ये मी क्या होगा? अगर मी लिखते हैं तो इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्ट होगा और एट द सेम टाइम इसका भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, हम ये नहीं कह रहे कि उस काम को करेगा, ये चीज आप पीछे सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट मतलब ये नहीं होता है कि काम करेगा। सब्जेक्ट मतलब दोनों हो सकता है, डूअर और रिसीवर दोनों हो सकता है, समझ रहे ना। तो अगर ये डूअर निकला तो इसको बनाना है एक्टिव में, और अगर ये रिसीवर निकला तो इसको बनाना है पैसिव में। जैसे कि अगर हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, तो आप देखिए ध्यान से, वांट के बाद वर्ब के बाद सीधा 2 + V1 लगा दिए। तो अब देखिए यही चाहता है, अब जो है वांट, चाहने का काम कौन कर रहा है? तो अब ये डूअर है। आई वांट टू गो में आई क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ डूअर है, यानी इस काम को करने का काम यही कर रहा है, तो हम इसको एक्टिव में बनाए। अब यहां पे आइए, जाना किसको है? तो आई को ही जाना है, यानी सब्जेक्ट तो इसका होता ही है बाय डिफॉल्ट, नियम के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार ये सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन साथ में इसका डूअर भी है। आई वांट टू गो में जाना भी, चाहता भी मैं हूं, जाना भी हमको है। तो जब जाना भी आपको है यानी मुझको है, डू को, तो ये तो डूअर निकला। डूअर निकला तो हमने यहां पर टू गो लिखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। अब देखिए इस बार रिक्वेस्ट करने का काम कौन किया? रिक्वेस्ट करने का काम कौन किया? तो रिक्वेस्ट जो है मैं कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं जो है सामने वाले बंदे को कह रहा हूं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। तो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? मैं। रिक्वेस्ट किया किसको जा रहा है? तो सामने वाले को। तो सामने वाले डूअर की रिसीवर, तो जो रिक्वेस्ट करने का काम करेगा वो डूअर, जिस पर रिक्वेस्ट किया जाएगा वो रिसीवर, तो हम डूअर वो रिसीवर। समझ में आ गया? तो अब जब यू लिखे और ये यू इसका क्या निकला? रिसीवर, तो देखिए हमने तुरंत इसको पैसिव में बना दिया, B + V3। ये किस में चला गया? पैसिव में चला गया। अब ये पैसिव में चला गया मतलब सब पैसिव में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहां पर जो टू गो है, ये जाने का काम कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने तक में ही अपने को साइड कर लिया। भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम जाओ। जाने का काम कौन करेगा? तुम, यानी इसका ये अभी भी क्या है? डूअर है। तो जब ये डूअर है यू, तो ये देखिए 2 + V1 के फॉर्म में है। यू अगर आपका डूअर है तो हमने यू को क्या रखा? 2 + V1 के फॉर्म में रखा। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे ना खूब प्यार करें, मैं चाहता हूं कि प्यार करे, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लव। अब देखिए आप अगर बोलते हैं आई वॉन्ट टू लव, तो आप जो सेंटेंस बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए। क्यों? चाहते कौन है? चाहता मैं हूं, तो इसने, ये डूअर है तो आपने इसको एक्टिव में रखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्यार वाला काम है ये आप एक्टिव में रख दिए, तो मतलब प्यार भी आप ही को करना है, यानी आप प्यार करना चाहते हैं, जबकि आप बनाना चाह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मुझे प्यार करे, यानी चाहने का काम आप कर रहे थे, बट ये प्यार करने वाला काम ना आपके ऊपर हो, आप इसका रिसीवर हो ना कि डूअर हो। तो आप रिसीवर हो तो इसको किस में बनाना चाहिए? पैसिव में। आई वॉन्ट टू बी लव्ड। देखिए आई वॉन्ट टू लव मतलब मैं चाहता हूं प्यार करूं सबको, आई वॉन्ट टू लव, और आई वॉन्ट टू बी लव्ड यानी मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्यार करें। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
इसमें और जब हम लोग यहाँ पर पैसिव पीछे आगे जाके पढ़ेंगे तो और इसमें वेरिएशन देखेंगे, बट अभी मोटा मोटी तौर पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नीचे। हम लोग नीचे में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग इस वांट में ही और एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आई वांट यू टू रीड अ बुक। अब देखिए, वांट चाहता कौन है भैया? मैं चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं। किससे चाहता हूं? तो तुमसे चाहता हूं। तो ये यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है। बट अब इस बार इस टू रीड का सब्जेक्ट कौन होगा? तो यही यू। अब मुझे किताब नहीं पढ़ना है, अगर आप यहां से यू हटा दें तो आई वांट टू रीड अ बुक, मतलब एक किताब मुझे पढ़नी है। बट आई वांट यू टू रीड अ बुक मतलब क्या हो गया कि मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, यानी ये पढ़ने का काम कौन करेगा? ये करेगा कि तुम जो है किताब पढ़ने का काम करो, मैं ये किताब पढ़ने का काम नहीं करूंगा। अब इसी में अगर हम बोल दें, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस अ बुक को पहले ले लेते हैं, द बुक कर लेते हैं कि मान लीजिए ये किताब, कि आई वांट द बुक टू रीड। मैं चाहता हूं कि किताब पढ़ा जाए, यानी किताब पढ़ने का काम कोई करे, वहां पर फिक्स नहीं है कि कौन करे। मैं ये चाहता हूं कि ये किताब है, इस किताब को कोई पढ़े, मैं सुनना चाहता हूं। तो आई वांट दिस बुक टू रीड। अब आप विचार कीजिए कि क्या ये सेंटेंस सही है? तो देखिए, आई वांट ये तो सही है, क्योंकि चाहने का काम मैं कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बुक है यही यहां पर रीड का सब्जेक्ट है, रीड का सब्जेक्ट है। अब देखिए कि रीड का डूअर है या रीड का रिसीवर है। तो डूअर होता तो काम करता, यानी पढ़ने का काम क्या कभी कोई किताब कर सकता है? बल्कि किताब को पढ़ने का काम किया जाएगा, यानी किताब रिसीवर हो सकता है, डूअर नहीं हो सकता है। और रिसीवर होने पे यदि सब्जेक्ट आपका रिसीवर हो तो नियम कहता है पैसिव लगाइए। ये पैसिव नहीं है, पैसिव इसका क्या होता है? टू बी V3 होता है। तो यहां क्या होगा? टू बी रेड। यही सेम जो है जहां टू प्लस बी प्लस B3 लगा, यहां B4 से बन जाएगा, बीइंग प्लस B3 हो जाएगा। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी उम्मीद है आपसे कि आपने इस दो स्ट्रक्चर्स को समझ लिया होगा। इसके बाद हम आपको दो और स्ट्रक्चर्स बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग उन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। देखिए, अब आपसे बोला गया था कि आगे दो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स कुछ अलग नहीं होगा, पिछला ही दोनों स्ट्रक्चर याद रखना है। बस अंतर यही होगा कि इस बार आपका वर्ब जो होगा उसके साथ कोई एडजेक्टिव या नाउन का यूज होगा। ठीक है, तो कोई एडजेक्टिव या नाउन जब आ जाए तो ये एडजेक्टिव या नाउन भी अपने अनुसार से 2 + B1 या फिर V4 लेता है। वो डिपेंड करता है उस एडजेक्टिव या नाउन पर। और इसके बाद जो है आपका वही फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, जो भी चीजें हैं एक्स्ट्रा वर्ड में वो सब यूज होगा। और दूसरी बार क्या होगा कि यहां पर जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एडजेक्टिव या नाउन तो होंगे, लेकिन यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आप 8 पढ़ते हैं और एक डिटर्मिनर को लगा दें तो 9, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर, उसमें से सिर्फ 2, एक वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन ही ऐसा है जिसके साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। बस 2। कौन कौन? वर्ब, प्रीपोजिशन। तो वर्ब जब था पीछे तो वह तो ऑब्जेक्ट ले लिया। अब एडजेक्टिव या नाउन तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, तब यहां पर हम लोग फॉर का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और बाकी सभी बातें उसी तरीके से रह जाएंगी जैसे कि पीछे हम लोग देखे थे। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। बस ये जो है इससे पहले 4 + ऑब्जेक्ट होगा, सीधा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब भी वही होगा, इस वर्ब के लिए यही डूअर होगा या सब्जेक्ट होगा, जो कहिए आप, और इसके लिए भी यही होगा सेम। और इस बार क्या होगा, इसका जुड़ाव इससे होगा, बट ये जो है यहां के लिए काम करेगा सब्जेक्ट का। और इस बार भी बाकी चीजें पिछले बार की तरह ही होंगी कि अगर ये वर्ब का डूअर है, जो कि प्राय होगा, चूंकि जब आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट डूअर ही होगा, ये रिसीवर हो नहीं सकता है।
ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है ये आपका वर्ब एक्टिव में रहना है और ये रहेगा ही, यहां वाला में बदलाव आ सकता है। अगर ये इसका डूअर है, सब्जेक्ट हमारा, चूंकि सब्जेक्ट दो होते हैं, डूअर भी होते हैं, रिसीवर भी होते हैं, तो अगर ये भैया डूअर है तो आप 2 + V1 या V4 लगाइए, नहीं तो पैसिव में ले जाइए और इसको भी आप पैसिव में ले जाइए। कुछ एग्जांपल्स दोनों से देख लेते हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। तो देखिए मैं खुश हूं, यानी खुश होने का काम भी इसी का है। और देखा भी इसको ना, तो देखा भी कौन, यही देखा, तो इस बात को लेकर क्या है, खुश है। कई बार क्या होता है कि आप देखने का काम नहीं करते हैं, आप जो है कहीं सामने से गुजरना चाहते हैं और जानबूझकर उस तरीके से उस अदा में जाएंगे कि सामने वाला या वाली जो भी है वो आप पे एक नजर डाल दे। यानी इस बार आपको देख के मजा नहीं आता है, बल्कि कोई आपको देख ले तो मजा आता है कि चलो उसने देख लिया हमें, इसलिए क्या है, मजा आता है। ऐसा खास करके क्लासेस वगैरह जब चलती हैं तो उसमें जो है बच्चे जानबूझकर, बच्चे बच्चियां जिस दिन थोड़ा सा अच्छा से आएंगे कपड़ा उपड़ा ये वो ढंग का पहन के, वो लेट आते हैं, क्योंकि टाइम पे आ जाएंगे तो फिर तो कोई देखेगा नहीं, वो आके चुपचाप बैठ जाना है। और अगर थोड़ा सा लेट आएंगे क्लास में तो बोलेंगे मे आई कम इन सर, तो क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं बच्चियां क्लास में, सबका नजर एक बार जो है दरवाजे की ओर जाना है, तब जाकर उसका जो मेकअप उकअप या जो भी चीजें हैं वो साकार हो पाता है, नहीं तो फिर कहाँ हो पाता है। तो इस बार क्या है कि आप दिख कर खुश हैं, देख कर नहीं, दिख कर, यानी आपको किसी ने देखा, इस बात की खुशी है। तो आप क्या कह सकते हैं कि आई एम ग्लैड या हैप्पी टू बी सीन। अब आप V4 लगा देंगे, चूंकि सॉरी 2B + B3 लगा देंगे, यही वॉइस है, ठीक है, 2B + B3 होता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ओ अच्छा, इस बार आपने देखने का काम नहीं किया बल्कि आपको देखा गया। ठीक, अब इसी में अगर आप कुछ बनाएंगे, ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें हम लोग फॉर और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू टू गेट अ जॉब, यानी मैं खुश हूं कि तुम्हें नौकरी मिल गई। आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं अपने लिए नहीं, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं टू गेट, अगर ये नहीं होता और होता आई एम हैप्पी टू गेट अ जॉब, मतलब जॉब भी मुझे मिली और मैं वो जॉब पाकर खुश हूं। लेकिन यहां पर क्या है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बट किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्यों, तो तुमको ये नौकरी मिली। तो ये टू गेट का डूअर यू है, तो इसलिए यहां पर टू गेट में कोई दिक्कत नहीं है, टू गेट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर यह नहीं होता तो क्या होता, तब दिक्कत हो जाता, तब हम लोग यहां पर क्या लगाते, 2 + V1 लगाते। जैसे कि देखिए इज इट, सॉरी 2B + V3 लगाते, V1 बोल रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर द वर्क टू डू, इज इट पॉसिबल फॉर द वर्क टू डू, क्या यह संभव है कि काम खत्म हो जाएगा, क्या यह संभव है कि काम खत्म हो जाएगा। तो इज इट पॉसिबल, यहां भी देखिए हम लोग एडजेक्टिव में लगाए, अंतर सिर्फ यही है कि इस बार सब्जेक्ट पहले नहीं लिखकर वर्ब को पहले किए, चूंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना दिए। तो ये वही वाला ये हिस्सा है जो कि यहां पर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इज इट पॉसिबल, कि क्या ये संभव है। फॉर द वर्क, यानी अब इस टू डू का संबंध पहले से नहीं रहा, टू डू का संबंध वर्क से है। तो अब बोलिए काम करने का काम खुद करेगा या उस काम को कोई आदमी करेगा। तो जाहिर सी बात है डूअर कोई इंसान होगा, राजू होगा, मोनू होगा, सोनू होगा, आप होंगे, हम होंगे, काम तो नहीं होगा। काम क्या हुआ, रिसीवर। तो फिर आपका ये सेंटेंस यहां पर गलत है, यहां पर टू डू के बदले क्या होना चाहिए, टू बी डन होना चाहिए, टू बी डन। तो डन, डना, डन, समझ में आ गया ये चारों स्ट्रक्चर। कि अभी हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर देखा जो सिर्फ कहने का 4 था, 2 से काम चल जाता। कि एक हम लोग देखे जिसमें कि सब्जेक्ट एक होता है, ऑब्जेक्ट बीच में नहीं होता है, वैसी स्थिति में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम हमारा वो जो सब्जेक्ट है वही करता है। दूसरी स्थिति में हमने देखा कि हमारे पास बीच में नॉन फाइनाइट से पहले एक ऑब्जेक्ट भी था, वैसी स्थिति में वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन फाइनाइट के लिए सब्जेक्ट का काम करता है,
फाइनाइट का सब्जेक्ट अलग होता है और नॉन फाइनाइट के लिए वो ऑब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा फिर एक जो हमारा बात था वो था एक्टिव पैसिव को लेकर कि अगर सब्जेक्ट ही डूअर हो। ये कॉन्सेप्ट काफी आसान है, इसमें कोई जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। सीधा है कि जितना वर्ब फ्रेज है सबके पहले जाके या तो हु लगाइए या तो व्हाट लगाइए, जो जवाब आ जाएगा। अगर हु वाला जवाब होगा तो ज्यादा संभावना है कि वह डूअर होगा, बट हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे ही वॉज बीटन तो आप बोलिए हु वॉज बीटन, ही वॉज बीटन, तो वॉज बीटन के पहले हु लगाइए, हु वॉज बीटन, कौन पिटाया, तो यही पिटाया, तो ये तो हु का जवाब दिया, लेकिन ये जो है डूअर नहीं है। पिटने का काम तो कोई और कूट के चल गया, ये तो कुटा गया बेचारा, तो कुटा गया तो रिसीवर है, यानी कूटने का काम इसके ऊपर हो रहा है। तो ये जो है जरूरी नहीं है, बोले कि ज्यादातर होता है बट जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्ट डूअर बराबर हो जाए तो एक्टिव, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट डूअर के बराबर नहीं हुआ, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर के बराबर हो गया, तो भाई ये पैसिव हो गया। इसमें क्या है, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट के फॉर्म्स देखेंगे कि नॉन फाइनाइट भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होता है, परफेक्ट फॉर्म में यूज होता है, इसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो वो सब कैसे होता है और क्या होता है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए। तो अब जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नॉन फाइनाइट जो है उसके स्ट्रक्चर्स की वो कैसे जो है पास्ट में प्रेजेंट में किस तरीके से यूज होता है। तो सिंपल जो फॉर्म है वह हो गया 2 + v1 और v4, ठीक है, सिंपल वाला। और दूसरा आपका जो कॉन्टिन्यूअस वाला होगा उसमें आप क्या करते हैं, तो 2 + b + v4 लगा देते हैं कि 2b v4, इसका जो है यही फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में भी यूज हो जाता है। अगला आप परफेक्ट फॉर्म भी होते हैं इसके, ये सब जो है कहलाते क्या है, जैसे ये सिंपल इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनिटिव। और ये जो है आपके यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव होते हैं हैविंग प्लस v3। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि ऑलमोस्ट नहीं ही यूज होता है, बट इसके भी फॉर्म होते हैं जो कि 2 + हैव प्लस बीन प्लस v4 होता है, और इसके नहीं होते हैं। तो देखिए जिस तरीके से टेंस है बिल्कुल वैसे है, b1 b + b4 उसमें इज एम आर वॉज वर होता है, तो यहाँ पर b आया है + v3 उसमें भी होता है, हैज हैव हैड हो जाता है। 2 के बाद हम लोग हैज या हैड तो लगा नहीं सकते, तो हैव होता है, यही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ये सब के सब एक्टिव हैं। अभी हम लोग देखें कि नॉन फाइनाइट भी दोनों तरीके से यूज होंगे, एक्टिव तरीके से भी यूज होंगे और पैसिव तरीके से भी यूज होंगे। तो ये तो एक्टिव है, कब यूज करेंगे उसकी चिंता नहीं कीजिए, वो भी समझाएंगे। बट अब इसका पैसिव भी तो बनेगा, तो अब देखिए इसके पैसिव क्या होंगे। तो इसका जो पैसिव होता है वो तो अभी हम लोग पीछे भी देखे थे एग्जाम्पल्स में कि 2b + v3, इसका जो पैसिव होगा वह होगा being + v3, being + v3, इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसका जो पैसिव बनाएंगे वह हो जाएगा 2 + हैव प्लस बीन प्लस v3, और इसके भी पैसिव नहीं बनेंगे। और इसके जो पैसिव होंगे वह हो जाएगा हैविंग प्लस बीन प्लस v3। तो देख लीजिए कि नीचे जो हम लोग यहाँ पर लगाए हैं 4 लिखे हैं, ये पैसिव में है और ये एक्टिव में है। एक्टिव पैसिव कब होगा ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पीछे हम लोग समझ चुके हैं कि एक्टिव मतलब डूअर। अगर सब्जेक्ट आपका और ये नॉन फाइनाइट के जो सब्जेक्ट है वो 2 जगह मिल सकते हैं, या तो जो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है वही नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट होगा, नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट आ गया है बीच में तो वो ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है। तो अगर इसके सब्जेक्ट डूअर हैं तो हम लोग ये फॉर्म एक्टिव वाला लगाएंगे, और यदि इसके सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर हैं, तो पैसिव वाला फॉर्म लगाएंगे। अब ये देखना है कि ये चारों फॉर्म कब लगाएंगे। तो देखिए जब आपके फाइनाइट वर्ब का एक्शन हो उसके अगर पहले या बाद, यानी कि उसके उसी वक्त या बाद में अगर एक्शन होना है तो आप उसके इस फॉर्म का यूज करें।
प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए आप 2+v1 या v4 का यूज करें। ध्यान देंगे 2+b+v4 का यूज तब करें जब आपका यह एक्शन फाइनाइट के साथ साथ चल रहा हो, यानी कंटिन्यूअस हो बट फाइनाइट के साथ साथ। ध्यान देंगे हमने पहले में भी बोला कि या तो फाइनाइट के वक्त हो या उससे बाद हो, फाइनाइट के वक्त या उससे बाद, तो आप ये फॉर्म लगाएं। अगर फाइनाइट के साथ साथ हो तो ये फॉर्म लगाएं, और यदि फाइनाइट से पहले हो जाए, पास्ट में ही हो जाए, तब आप जो है इस फॉर्म को लगाएं। और ये फॉर्म बहुत कम यूज होता है बट वही वाला मीनिंग देता है जैसे कॉन्टिन्यूअस में है, फोर या सिंस के साथ आप टाइम लगा देते हैं तो कॉन्टिन्यूअस के बदले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। तो यहाँ भी अगर आपके साथ फोर वगैरह लगा मिल जाए तो आप यहाँ भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपके जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपको, वह इस फॉर्म और इस फॉर्म के बीच में और इस फॉर्म और इस फॉर्म के बीच में होता है। बट हम लोग ये भी देख लेंगे 2b+v4 भी। तो ये चार फॉर्म आप याद कर लीजिए, एक बार माइंड में देख लीजिए कि 2+v1 और v4 होता है प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, नॉन फाइनाइट के, और टू हैव प्लस v3 या हैविंग प्लस v3 होता है पास्ट या परफेक्ट के लिए। इतना क्लियर है? तो अब हम लोग जो है देखने का काम करेंगे इसका यूज, कि कहां पर जो है हम लोग हैव प्लस v3 लगाएंगे और कहां पर जो है हम लोगों को सिर्फ 2+v1 का यूज करना है, या फिर कहां पर हम v4 का यूज करेंगे और कहां पर हमें हैविंग प्लस v3 का यूज करना है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, तो आइए चर्चा में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कि 2+v1 या v4 कब लगाना है, जब दोनों काम साथ साथ हो रहा हो। जैसे 2+v1 का तो ढेरों एग्जाम्पल देखे कि आई वांट टू प्ले। अब इसमें देखिए अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो ये गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, पीछे चर्चा की है, बट आप कहेंगे कि अभी तो बोले थे कि इसका यूज प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। तो आप ध्यान देंगे फाइनाइट से समय निकालना यहाँ सीखेंगे कि अब ये देखिए कि चाहने का काम जिस वक्त हो रहा है, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो, क्या चाहने के बाद ये एक्शन होगा या पहले। तो आई वांट टू प्ले का मतलब हुआ कि या तो मैं जिस वक्त चाह रहा हूं उसी वक्त मैं खेलना चाहता हूं, मतलब खेलूंगा भी, या फिर मैं उसके थोड़ा देर बाद खेलूंगा, यानी कि या तो मैं उस वक्त खेलूंगा या इसके थोड़ा देर बाद खेलूंगा, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर वाला मीनिंग दिया। तो यहां पर देखिए 2+v1 क्या है, सही है, 2+v1 में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना कि 2+v1 कब, जब दोनों क्या हो, साथ साथ रहे या फिर थोड़ा देर बाद होना हो। तो 2+v1 का तो बराबर यूज करते हैं, दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हो जाता है हैव प्लस v3 में। तो हैव प्लस v3 कब यूज करना है, जब यह पास्ट या परफेक्ट वाला मीनिंग दे, यानी फाइनाइट से पहले ही आपका एक्शन हो जाए। अगर आप बोलते हैं कि आई एम सॉरी टू वेक यू अप, आई एम सॉरी टू वेक यू अप। अब देखिए आपने क्या लगाया, आई एम सॉरी, यानी सॉरी होने का काम अगर मान लीजिए यहाँ है आपका प्रेजेंट में, तो चलिए यहाँ पर आप सॉरी बोल रहे हैं कि भैया समय के अनुसार से, कि चलो यहाँ पर आपने बोला कि मैं सॉरी हूँ। टू वेक यू अप, यानी इसका मतलब हो गया कि घटना या तो इसी वक्त होगी या इससे बाद होगी, यानी इसी वक्त या इससे बाद। यानी जगाने का काम कब होगा, या तो सॉरी बोलने के वक्त या फिर सॉरी बोलने के बाद। यानी कोई आदमी सोया हुआ है मस्त नींद में और आप वहां जाकर उसके पैर के पास या सिरहाने में खड़ा होके बोलेंगे भाई या बहन जो हैं कि मैं सॉरी हूं, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, अब मैं आपको जगाने जा रहा हूं, और उसके बाद ऐसे ऐसे हिला देंगे। ऐसा थोड़ा होता है कि कोई आदमी सोया है उसको जाके भाई देखो अब हम तुमको सॉरी बोल देंगे, अब हम तुमको जगाने वाले हैं, बुरा मत मानना, और तब जगाएंगे। ऐसा होगा कि पहले हम उसको जगाएंगे, ए भाई जरा जग जग जग,
जब वो जग जाएगा तब बोलेगा भाई देखो तुम सो रहा था, हम जगा दिए तुमको, माफ़ी चाहते हैं, बट तुमको जगाना बहुत ज़रूरी था। और फिर आगे की बात बताते हैं, यानी आपने पहले जगाया, फिर सॉरी हैं आप पहले जगा रहे हैं, यानी आप ये जो काम है उसको जगाने का, ये सॉरी बोलने से पहले का है, बाद का नहीं है। आप सॉरी जहां है उससे पहले आप जगा चुके हैं, यानी कि आपको पास्ट को बताना है, यानी सॉरी से पहले इसको जगाने का काम हो गया। तो यहां पर आप इसके परफेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चूंकि नॉन फाइनाइट में पास्ट नाम का कोई फॉर्म नहीं होता है, जो परफेक्ट फॉर्म होता है वही परफेक्ट के लिए भी यूज होता है और वही पास्ट के लिए भी यूज होता है। तो आप जब जगा चुके तो अब आपका यह सेंटेंस गलत हो गया। अब आपके सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, तो यहां पर पास्ट वाला फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म तो होता नहीं है, तो परफेक्ट फॉर्म क्या कहता है कि हैव प्लस V3 लगाइए। तो आपका सही सेंटेंस होता आई एम सॉरी टू हैव वोकन यू अप, कि भाई मैं तुम्हें जगाया, यानी जगाने का काम पहले हुआ। टू हैव प्लस V3 ये बता रहा है कि ये काम पहले हुआ और मैं अब सॉरी हूं। समझ में आ गया। अब V4 से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि V4 वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब जो है मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं घर से, पापा को फोन आ गया किसी का, कोई बता दिया कि आपका बेटा जो है वहां बैठ के चौक पे सब लोग ताश उस खेल रहे हैं, ताश समझते हैं ना, पत्ता कार्ड्स, तो ताश खेल रहे हैं, आपका बेटा भी वहीं है। बताइए शर्मा जी क्या होगा। इसीलिए बेटा को अपना जो है बाहर रख के सब दिन पढ़ाई लिखाए। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपके पिताजी का ये होता है, भारत में डायरेक्ट डील नहीं करते, वो बीच में माँ होती हैं, प्रधानमंत्री की तरह राष्ट्रपति और संसद के बीच में वो डील करती हैं। तो देख लो लाडला को अपना कहाँ है, जरा पूछो फोन लगा के। तो फोन लगा के पूछेंगे मम्मी कहाँ है रे, तो आप तो ये बोलेंगे नहीं कि मैं ताश खेल रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप क्या बोलेंगे, है मैं कहीं हूँ, हाँ दोस्त के यहाँ आया हूँ, यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कल जो है सर पढ़ाए थे तो हमको समझ में नहीं आया ना, तो वही जो है समझ रहे हैं। तो मम्मी क्या बोलेगी, वो तो मना कर रहा है कि वहाँ नहीं है हम, है ना, वो तो इस बात से मना कर रहा है कि वह यहाँ है। तो हमने डिनाई लिया एग्जाम्पल के रूप में। अब डिनाई जो है अपने साथ V4 लेता है, वह मना कर रहा है तो ही डिनाइज, ही इज डिनाइंग, ही डिनाइज, मना कर रहा है। अब क्या चीज से मना कर रहा है भैया, तो वह वहां है, यानी जिस वक्त वह डिनाई कर रहा है उसी वक्त वहां है या नहीं है, सेम टाइम की बात हो रही है। तो हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे। बी के बदले क्या होगा, बीइंग होगा, बीइंग देयर, ही डिनाइज बीइंग देयर, मतलब क्या हो गया, वह मना कर रहा है। और जिस वक्त वह मना कर रहा है, मान लीजिए इस वक्त वह मना करने का काम कर रहा है, तो कब वह वहां है, किस बात के लिए मना कर रहा है, तो इसी बात के लिए तो मना कर रहा है कि मैं यहां नहीं हूं, यानी फोन पे वो बोल रहा है कि मैं ताश खेलने में नहीं हूं, यानी दोनों काम आपका क्या है, साथ साथ हो रहा है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है, तो इसलिए यहां पर हम लोग V4 लगाए, चूंकि साथ साथ या आगे वाला में V4 लगाना है। लेकिन अगर यही काम पहले हो जाए तो हम क्या लगाएंगे, यहां भी परफेक्ट लगाएंगे, हैविंग प्लस V3। अब पिताजी खुद वहां पर ताश खेलते देख लिए और उसके बाद घर आए, और जब आप कुछ देर बाद खेल उल के घर आए, तब जो है पिताजी पूछेंगे मम्मी से, आ गया लाडला, जरा पूछो कहाँ था, आज जो है वहां बैठ के सबके साथ ताश के, इसी दिन के लिए इसको बाहर रखे सब दिन, नाक कटा दिया, ये तो मेरा बोलते हैं ना। तो अब मम्मी जाके पूछेगी तो फिर बोलेंगे आप, ना हम वहाँ थे ही नहीं, पापा दूसरा को देख लिए होंगे, क्या बात करें, हम वहाँ जाते ही नहीं, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, हम वो सबसे दोस्ती रखते हैं। आप ऐसे बहाना बनाएंगे, यानी इस बार आप मना कर रहे हैं। अभी भी मम्मी यही जाके पापा को बोलेंगी कि वो तो मना कर रहा है, तो मना तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मना प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, तो ये तो अभी भी ही इज डिनाइंग या ही डिनाइज दोनों चलेगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही डिनाइज या ही इज डिनाइंग ये तो यहाँ पर सही है। लेकिन इस बार आप यहाँ पर अभी नहीं हैं, आप इस बात के लिए नहीं मना कर रहे हैं, आप इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि आप वहां पर
थे, यानी मना अगर आप अभी कर रहे हैं पापा के सामने, मना करने का काम अभी हो रहा है, तो आपके वहां पर होने का काम इससे पहले का था, आप उस बात से मना कर रहे, सेम टाइम वाला मना ही इस बार नहीं है। तो जहां आपने सेम टाइम मना किया था तो वहां तो आप क्या किए, V4 लगाए। बीइंग जो है, चूंकि आप जब बनाएंगे फॉर्म तो क्या होगा, आई एम हियर या फिर ही इज हियर। अगर देयर बनाएंगे तो ही वॉज देयर भी बोल सकते हैं, ही इज देयर भी बोल सकते हैं। तो आपका जो मेन वर्ब है वो तो यही है, और ये जो है बी होता है। आप एमिंग तो लगा नहीं सकते, एमिंग, इजिंग, आरिंग ऐसा नहीं होता है, एमिंग इजिंग नहीं होता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर सबके लिए बी ही होता है, बी का फॉर्म बीइंग, बीइंग ये सब चलता है। तो आप यहाँ बीइंग लगाए थे। अब इस बार बीइंग आपका गलत हो गया, इस बार आपको क्या लगाना है, हैविंग प्लस V3, यानी अब आपका सही सेंटेंस होगा ही डिनाइज हैविंग बीन देयर, ही डिनाइज हैविंग प्लस V3। तो मेन वर्ब तो आपका बी है, बी का V3 बिन, तो अब हो जाएगा आपका ही डिनाइज हैविंग बीन देयर। तो देखिए दोनों में अंतर समझ गए कि ये क्या मतलब दिया। तो इसका मतलब हुआ कि वह डिनाई कर रहा है वहां होने से, यानी दोनों काम सेम टाइम है, जिस टाइम वह मना कर रहा है उसी टाइम वह वहां नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो गया, मना आप बाद में कर रहे हैं और उस जगह पर पहले थे, इस बात से मना ही है। समझ में आ गया ना, कि आप ताश पहले खेल रहे थे, अभी उस बात से मना कर रहे हैं, अभी वाला बात से नहीं, अभी तो आप घर में हैं, पहले से। तो जब आप पहले का सेंस देना चाहेंगे, पास्ट का सेंस देना चाहेंगे, तो पास्ट के सेंस में जो है आप यूज करेंगे किसका, हैव प्लस V3 का। या फिर अगर आपका वर्ब V4 लेना चाहता है, अगर उसका इच्छा हो कि नहीं मेरे साथ V4 ही यूज हो, यानी वैसे सभी वर्ब जिनके साथ V4 का यूज होता है, तो वैसी स्थिति में जो है आपका सेंटेंस हैविंग प्लस V3 में बदल जाएगा। उसमें क्या है, ये समझ में आया। एक दो और एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं, समझ गए तो अच्छी बात है और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल, क्या अगर आप बोलेंगे कि आई हैव, ठीक है कुछ भी, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ये आप टेंस में पढ़े हुए हैं कि यह सेंटेंस गलत होता है। क्यों, क्योंकि हैव प्लस V3 जो कि वर्ब के परफेक्ट फॉर्म मतलब है, यह ये बताता है टेंस में कि ये घटना के साथ आप कोई भी कंप्लीटेड टाइम नहीं लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि पास्ट में कभी से लेकर अब तक, यानी टिल नाउ वाला मीनिंग देता है, प्रेजेंट तक का मीनिंग देता है। जबकि यस्टरडे यही बताता है कि जब भी हुआ होगा तो इससे पहले हुआ होगा, इसके बाद कभी नहीं हो सकता। यस्टरडे के दोनों तरफ लिमिट है, परसों से बाद और 12 बजे रात से अभी से पहले, इतने दूर में जो काम हुआ होगा वही यस्टरडे है, जबकि परफेक्ट ऐसा कहता नहीं है। तो ये गलत है, आपको क्या बनाना पड़ता है, आई सॉ हिम यस्टरडे। लेकिन परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ ऐसा नहीं है, चूंकि परफेक्ट इन्फिनिटिव या परफेक्ट जीरन जो अभी हम लोग पढ़े, टू हैव प्लस V3 और हैविंग प्लस V3, वो तो दोनों मीनिंग दे रहा था, पास्ट का भी दे रहा था और परफेक्ट का भी दे रहा था। तो आप अगर चाहें तो उसके साथ लगा सकते हैं कि आई एम ग्लैड टू हैव सीन हिम यस्टरडे, आई एम ग्लैड टू हैव सीन हिम यस्टरडे, कि कल मैंने उनको देखा या उनसे मिला, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। कोई बड़ा आदमी या फिर कोई आदमी जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके आदर्श हों, जिनसे आप मिलने की चाहत रखते हैं, जिनके आप फैन हों, कोई भी वैसा आदमी मिलेंगे तो खुशी तो होगा ही। तो अब बोलिए आप खुश कब हैं, तो आप जो है खुश अभी हैं, आई एम ग्लैड, यू आर नाउ ग्लैड, तो खुश आप यहाँ हैं। और मिलने का काम कब हो रहा है, कल, यानी मिलने का काम इससे पहले हुआ, तो ये जाहिर सी बात है किसमें बनेगा, टू हैव प्लस V3 में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर टू हैव प्लस V3 के पास साथ बाय प्लस कोई टाइम मिल जाता है, तो यह जो है फ्यूचर का मीनिंग देगा। क्यों, क्योंकि बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट को बताता है, कि बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, वह उसी स्ट्रक्चर मतलब तभी यूज करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई काम
फ्यूचर के किसी फिक्स्ड टाइम तक, और वो फिक्स टाइम बाय प्लस टाइम से ही बताते हैं कि कल तक, परसों तक, 10 साल बाद तक, बट फ्यूचर के फिक्स्ड टाइम तक में अगर कोई काम हो जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। और अभी हम बोले कि नॉन फाइनाइट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं देखता है, तो यानी अगर बाय प्लस टाइम हो जाएगा तो ये वाला जो परफेक्ट है जो कि अभी पास्ट और प्रेजेंट में था, ये कहां चला जाएगा, फ्यूचर में। तो अगर ये लगा रहे तब, अगर बाय प्लस फ्यूचर का टाइम नहीं लगा रहे तो ये जो टू हैव प्लस V3 है ये हमेशा पीछे का ही मीनिंग देगा। अगर आप बोलेंगे कि आई होप टू हैव फिनिश्ड दिस बुक, या फिर फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। देखिए यहां पर भी यूनिक सा एक बना दिया आपको, फिनिश्ड भी अपने बाद V4 लेता है, तो दो वर्ब यहां भी आ गया, ठीक है। तो यहां फिनिश्ड के बाद हमने क्या लगाया, V4 लगाया, क्योंकि फिनिश्ड के बाद भी वर्ब आ गया। ये हमेशा यहां जो वर्ब होगा ना अगला, इसका फॉर्म क्या होगा ये डिपेंड करता है पिछला पे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा पिछला। जैसे अगर बोलेंगे आई डोंट वांट टू रिस्क गेटिंग वेट, तो देखिए ये वेट WET, यहां पर आपके पास 3 वर्ब है, वांट, रिस्क, गेट। ये तीनों के वर्ब के फॉर्म कैसे बनेंगे ये डिपेंड करेगा पिछला पे। जैसे रिस्क आया तो रिस्क के बाद हमेशा V4 लगाते हैं, तो देखिए गेट बदल गया किसमें, गेटिंग में। रिस्क किसके साथ जुड़ा, वांट के साथ, तो वांट के साथ हमेशा 2 + V1 लगाते हैं, तो वांट अपने बाद क्या लिया, 2 + V1, और इधर तो ये डोंट से है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर वही है कि आई होप टू हैव फिनिश्ड, अब फिनिश्ड और रीड को जोड़ रहे हैं तो फिनिश टू रीड कभी नहीं होता है, फिनिश अपने बाद हमेशा V4 लेता है, तो V4 ले लिया। तो अब यह फ्यूचर का मीनिंग देगा कि मुझे आशा है ना, इसका मतलब हो गया इस सेंटेंस का कि आई होप दैट, और इसके लिए तो यही सब्जेक्ट होगा कि आई, और अब ये फ्यूचर में होगा कि आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। समझ में आ गया, तो ये बाय प्लस टाइम लग के फ्यूचर का मीनिंग देगा। अब हम लोग वो जो B2B + V4 देखे हैं, बस अब एक उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपने नॉन फाइनाइट्स के जो फॉर्म है इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, उस पर आएंगे, क्योंकि फिर ये स्ट्रक्चर वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर अगर बीच बीच में आते चलेगा अगर कुछ 1-2 पॉइंट्स तो हम आपको बताते चलेंगे, बट इस पर भी आपके एग्जाम में ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे हम जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा जो चीज की आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आगे चल के हम ये भी आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से वो बनेगा। बट बेसिक, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जिस पॉइंट से पूछा जाता है सिर्फ वही पॉइंट्स बता दें, बेसिक आपका क्लियर ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है बेसिक में आया है कि अभी हम लोग पहले इसके बेसिक को समझते हैं, फिर आगे वो चीजें तो रटने वाली चीजें या फिर जो चीजें सब जगह है कि पढ़ाया जाता है वो तो पढ़ेंगे, बट ये तो साथ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर इससे हो गया होगा, और अगर एक बार में नहीं हो पाया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपके पास ये सुविधा आ गई, ऑफलाइन क्लासेस में ये नहीं होती थी, बट यूट्यूब वगैरह और ये सब चीज़ों पे आपके पास सुविधा है कि आप फिर से उसको बैक करके देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबको एक बार में समझ आ जाए, कई बार होता है कि हमारे बोलने का स्पीड हो सकता है आप उससे तालमेल नहीं बैठा पाए, तो दूसरे बार में सीख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके अगले स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने अभी छोड़ दिया था 2B + V4 को, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। उसको जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि आप ये जो है 2 + V1 और 2 have + V3 इसके कॉन्सेप्ट को समझें, या फिर V4 या हैविंग + V3 के कॉन्सेप्ट को। तो अब आते हैं 2B + V4 पे। तो अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, 2 + B + V4 वाला। ये काम तब होना है जब दोनों जो है कंटिन्यूअस का मीनिंग देने लग जाए, ठीक है, कंटिन्यूअस का। तब लोग तो आजकल सुने हैं मतलब ऐसा सोच रहे हैं
तुम तो जम के पैसा छाप रहे हो यार। तो देखिए लोगों का सोचना और तुम्हारा पैसा छापना दोनों क्या है, साथ साथ चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब वैसी स्थिति में हम बोल देंगे कि यू आर थॉट टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। यू आर थॉट टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी जिस वक्त लोग सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में ऐसा, उस वक्त कोई काम होना नहीं है या उसके बाद नहीं होना है, बल्कि उस वक्त कोई काम साथ साथ चल रहा है, यानी तुम पैसा छापने का काम कर रहे हो। आपके साथ यहां बैठे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। या आपके साथ पढ़ रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे सर आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, यानी हम पढ़ा रहे और आप पढ़ रहे, तो क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या होगा, इट इज नाइस टू बी। अब रीडिंग वाला तो यहां होगा ही नहीं, है ना। रीडिंग अगर हम लिखेंगे तो ये नहीं होगा, तो एक हम बैठने वाला बना देते हैं कि इट इज नाइस टू बी सिटिंग हियर विद यू। अब अगर यहां पर हम लोग टीचिंग वाला बनाएंगे तो टू बी टीचिंग भी नहीं होगा और टू बी रीडिंग भी नहीं होगा, हाँ टू बी स्टडिंग हो सकता है। तो इट इज नाइस टू बी स्टडिंग ज्यादा सही होगा, टीचिंग तो आप कर नहीं रहे, रीडिंग पढ़ने वाला सेंस में ज्यादा आता है, वो बोल के जो पढ़ते हैं। तो इट इज नाइस टू बी स्टडिंग विद यू, कि आपके साथ पढ़ाई हो रही है तो मजा आ रहा है, यानी अब ये काम मजा आने वाला। इट इज नाइस यहाँ पर मजा वाला ही फीलिंग देता है, और ये पढ़ने वाला दोनों क्या है, साथ साथ चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो जब दोनों कंटिन्यू चले तब हम लोग 2 + B + V4 का यूज करते हैं, ठीक है। ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड दिस डेज। ऐसा लगता है कि वह आजकल कड़ी मेहनत कर रहा है, यानी जैसा प्रतीत होता है और कड़ी मेहनत करना दोनों क्या है, साथ साथ चल रहा है। तो दोनों जब साथ साथ चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2B + V4 लगा देंगे। तो अब ये चीजें अभी तक जो आपने पढ़ी, ये सारा चीज आपके समझ में होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा पे, जो कि होम स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप पीछे फोल्डर में फोल्डर बना बना के इतना फोल्डर बना लेते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि कौन वाला फोल्डर में कौन सा चीज है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है आप उसको होम स्क्रीन पे रखते हैं। तो ये आपका होम स्क्रीन है। तो अभी जो भी आप चीजें पढ़े उसको होम स्क्रीन पे रखते हुए अब हम लोग नॉन फाइनाइट्स को आगे पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नॉन फाइनाइट का यूज करते हैं, कौन सा वर्ब अपने साथ V4 लेता है, कौन सा वर्ब अपने साथ 2 + V1 लेगा, किस वर्ब के साथ सिर्फ V1 का यूज होता है। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको यहां तक चीजें समझ में रहनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही होगा जिसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं।